देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें अब हम कलचुरी साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। कलचुरी साम्राज्य का जो इतिहास है वो लगभग 1000 ईसा से 1000 ईसा से लेकर के 1741 ईसा तक चलता रहा। ठीक है, 1741 ईस्वी तक इनका शासन रहा। उसके पश्चात भोसलों के आक्रमण से इनकी सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और इनका खात्मा छत्तीसगढ़ से हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में साम्राज्य करने वाले जितने भी वंशज हुए, जो भी राजा महाराजा आए, उनमें कलचुरी जो थे वो सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले थे। पूरे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से लेकर के इनका जो प्रभाव है वर्तमान के कुछ सालों तक भी दिखाई देता है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उसके बाद भी इनके द्वारा जो कुछ पद सृजित किए गए थे, मतलब जो पद निर्मित किए गए थे वो चला आ रहा था, जैसे कि पटेल का पद हो गया या फिर कोटवार का पद हो गया। ये सभी जो पद है ये अभी भी छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, हालांकि इनका जो अस्तित्व अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास का जो कलचुरी साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो साम्राज्य है वो सबसे लंबा साम्राज्य था। इसी वजह से मेंस में, प्री में, व्यापम में, पीएससी में सभी में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी वजह से ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो साम्राज्य का जो काल था बहुत लंबा था। मतलब करीब 1000 से लेकर के 1741, मतलब आप समझ लो कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी, मतलब 800 साल तक इनका शासन था। इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी और ये सब सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किए। इसी वजह से इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। प्री में अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी बहुत डिस्क्रिप्टिव लेवल पे इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे वो यहाँ के कलचुरी नहीं थे। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये लोग यहाँ के कलचुरी नहीं थे, ये लोग आए थे बाहर से। मेनली आप भारत के इतिहास और छत्तीसगढ़ के इतिहास का जब कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि जो लोग बाहर से आए, जैसे कि भारत के इतिहास की बात करते हैं तो मुगल आए, है ना। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की यहाँ पे भारत में। दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, यहाँ के राजाओं को उन्होंने पराजित किया। तो देखिए, जब भारत का जो इतिहास है, जो राजा बाहर से आ करके यहाँ पर बसे, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किए, वही राजा का जो काल था वही मध्यकालीन हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जो मध्यकालीन इतिहास है छत्तीसगढ़ का, उसमें यहाँ के कुछ स्थानीय राजा थे और कुछ राजा बाहर से आए थे। ठीक है, तो कलचुरी भी कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, है ना। ये बाहर की एक रहने वाली एक शाखा थी जिन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ में स्थापित की थी। तो कलचुरी जो थे वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का अंग था, या उसके पहले प्राचीन काल में, ये जब छत्तीसगढ़ और सेंट्रल प्रोविंस जब एक साथ था उसके पहले की बात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी थे वो त्रिपुरी की एक शाखा थी, वहां से आई थी। अब त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आकर के बस गया। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो कि मैंने बताया था कि बस्तर संभाग, बस्तर रियासत, ठीक है, पूरा अलग था। तो ये शामिल ही नहीं था छत्तीसगढ़ में। उस समय तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा भी नहीं जाता था। इन्हीं का कलचुरी साम्राज्य का जब अंत होने वाला था तो अंत में कुछ संगीतकार आए। ठीक है, पहले के महाराजा लोग क्या करते थे, संगीत के बहुत शौकीन रहते थे, संगीत के, नृत्य के, क्योंकि उनके पास मनोरंजन की कोई साधन नहीं होते थे। तो वो बड़े बड़े कवि लोग को अपने साम्राज्य में आश्रय प्रदान करते थे, है ना। तो क्या हुआ, उन लोगों ने फिर इसका नामकरण किया। जैसे कि मैंने बताया था, दलराम राव थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्द का यूज किया। ठीक है, उसके बाद बाबू रेवाराम थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ी का यूज किया, अलग अलग संदर्भ में यूज किया। किसी ने साहित्य में किया, किसी ने राजनीति में किया। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे वो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी से आए थे। त्रिपुरी
त्रिपुरी की एक शाखा यहाँ पर आके बसी। ठीक है, अब देखिए, जब कलचुरियों का आक्रमण छत्तीसगढ़ में हुआ उस समय यहाँ के जो राजा थे कौन थे, बाण वंशियों का उस समय शासन चल रहा था। वैसे तो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो भी वंश का मैंने बताया वो सभी जो थे वो कलचुरियों के पैरेलल थे। ठीक है, तो किसी ने मांडलिक बन करके उभरा तो किसी ने अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो जो कलचुरी थे है ना, वो त्रिपुरी की शाखा से यहाँ एंटर किए है ना, और फिर यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लिया। और उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ना, वहां पर इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, स्थापित किया। अब देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि ये लोग कहाँ से आए और इनके संस्थापक कौन थे, इनके मूल पुरुष कौन थे। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें त्रिपुरी की शाखा में जानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, त्रिपुरी की जो शाखा है, जहां से छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का उदय हुआ, ठीक है, इस शाखा के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो इनका जो मूल जो ओरिजिन था, इनका जो जन्म हुआ है ना, कलचुरियों का जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का जन्म हुआ, उसके बारे में भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, त्रिपुरी के जो कलचुरी थे है ना, उनके जो आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष जानते हैं ना क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आए, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी प्रसिद्धि वाला काम किया जिससे फिर वो फेमस होने लगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, अच्छा उसने ये काम किया, फिर उसके बाद उनके आने वाले जो वंशज हैं उनके नाम से चलने लगते हैं। फिर उसके बाद जो भी आएंगे, उनके पोते परपोते जो भी आएंगे, वो लोग भी कोई अच्छा काम करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक शुरुआत होती है जिसने कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जो इतिहास में जाना जाएगा। जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग का गठन किया है ना। तो जब छत्तीसगढ़ मतलब 1000 साल बाद में अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ा जाएगा या जब भी पढ़ा जाएगा, तो उसमें एक बात जरूर आएगी कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो अजीत प्रमोद जोगी थे, और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से इस जो कलचुरी थे, त्रिपुरी की जो शाखा के जो कलचुरी थे है ना, उनके भी मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष का नाम जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो, इनके आदि पुरुष का नाम था कृष्णराज। याद रहेगा, ठीक है, कृष्णराज है ना। उसके बाद देखो, ये आदि पुरुष तो थे, लेकिन एक वास्तविक संस्थापक, ठीक है, जो स्टेबल करे। ठीक है, पहले के राजा क्या करते थे, एक जगह जीते, दूसरी जगह गए, दूसरी जगह जीते, तीसरी जगह गए, ऐसा ऐसा करते करते ये लोग क्या करते थे, पूरा अपना साम्राज्य बढ़ाते जाते थे है ना। फिर इनका साम्राज्य फैलता जाता था, और मेन राजधानी रहती थी वहाँ, रहते नहीं थे, अपने मांडलिक नियुक्त करते थे, अपने जो प्रधानमंत्री रहते थे, महामाते कहते थे जिन्हें, ये उनको छोड़ के चले जाते थे। ये तो हमेशा जीतने में लगे रहते थे। फिर थोड़े से बूढ़े हुए, कुछ हुआ, कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई, कुछ भी हुआ, तो ये लोग वापस आते थे। ठीक है, तो इसको भी जानना जरूरी है कि जब आदि पुरुष है ना, इनके आदि जो पुरुष थे वो कृष्णराज थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो कलचुरियों के त्रिपुरी शाखा के वास्तविक संस्थापक थे वामराज देव। ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक थे। अब इसके पश्चात, अब ये संस्थापक तो बन गए है ना, अब इसके पश्चात इनकी सत्ता को संभालने वाला कोई चाहिए, जो यहाँ पर रह करके एकदम पूरी पकड़ बनाए, अपनी सेना मजबूत करे, अपना कोषागार को भरे, शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाए। तो उसके लिए अगले राजा बने कोकल देव।
यही कौकल्य देव थे जिनके 18 पुत्र हुए। ठीक है, इनके 18 बेटे थे। पता नहीं अब इन्होंने कितनी शादियां की रही होंगी। इनके 18 पुत्र हुए। उसके पश्चात इनके जो 18 पुत्र थे, अब देखो कौकल्य देव के 18 पुत्रों में एक जो पुत्र थे बहुत शक्तिशाली हुए, जिन्होंने इनके साम्राज्य को बढ़ाने में इनकी मदद की। कौकल्य देव ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया और अपनी पकड़ बनाई, और अपने जो 18 पुत्रों में से एक थे शंकरगण मुग्धतुंग। अब ये सोचो ये कौन होंगे? ये वही है जिनको बाण वंश के शासन काल में, मतलब बाण वंश के बारे में जब हमने पढ़ा था तो इनके बारे में पढ़ा था। शंकरगण मुग्धतुंग ने बाण वंशी राजा, बाण वंशी कहाँ पर शासन करते थे? यहाँ पे कोरबा में पाली नामक स्थान पर ये लोग शासन करते थे। तो इन्होंने क्या किया? शंकरगण मुग्धतुंग ने बाण वंशी राजा विक्रमादित्य पर आक्रमण किया, ठीक है, और उनको पराजित किया। अब इनकी विजय तो हो गई है ना, तो विजय होने के पश्चात ये जो बाण वंश था किनके शासन में शामिल हो गया? त्रिपुरियों के शासन में शामिल हो गया, त्रिपुरी कलचुरियों के शासन में शामिल हो गया। तो शंकरगण मुग्धतुंग ने विक्रमादित्य को पराजित किया और इनकी जो राजधानी थी उसको हथिया लिया। वैसे ही सभी लोग क्या करते हैं? जीतने के पश्चात राज्य को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में एक चीज और जाननी जरूरी है कि इन्होंने पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए, शंकरगण मुग्धतुंग स्वयं राजा बने और अपने जो भाई थे उन्हें उन्होंने मंडलाधिपति बनाया। अगेन वही बात हो गई, बाकी लोग क्या कर लिए? मंडलाधिपति बनने के पश्चात अपने अपने काम में लोग व्यस्त हो गए। ठीक है, अब कोई तो बचा नहीं, है ना। अब जो शंकरगण मुग्धतुंग थे वो अपने काम में बिजी हैं। अब इनकी जो सत्ता है वो क्या होने लगी? धीरे धीरे छिन्न होने लगी। अब ये जो पाली के जो बाणवंशी थे उनके समकालीन राजा थे जो लोग छत्तीसगढ़ के दक्षिण एरिया में शासन करते थे, जिन्हें कहते थे सोमवंशी। अब जब इन्होंने देखा, अच्छा भाई चलो अब कोई नहीं है, रास्ता साफ है, ठीक है, तो ये क्या किए? सोमवंशी यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगे। मतलब दक्षिण में लोग शासन करते थे और ये लोग इधर जाने लगे, यहाँ पर आक्रमण करने लगे। अगेन वही रीजन कि जो ये वाला एरिया था वर्तमान में भी बहुत उपजाऊ एरिया है, ठीक है, यहाँ पे शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से चल सकती थी। भौगोलिक परिस्थितियाँ जो थी यहाँ की बहुत अनुकूल थी, इसी वजह से सबकी नजर रहती थी। ठीक है, तो सोमवंशियों का यहाँ पर दृष्टि पड़ने लगा, है ना, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की। अब इसी साम्राज्य को बढ़ाने की वजह से इन लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया। किन्होंने? सोमवंशियों ने। तब जो तात्कालिक त्रिपुरी राजा थे, है ना, कौन है? लक्ष्मण राज। ये कहाँ के राजा थे उस समय? त्रिपुरी के। जब सोमवंशियों ने आक्रमण किया इन पर, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब सोमवंशियों ने इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने सोचा कि अब इनको पूरी तरीके से हटा करके छत्तीसगढ़ को अपने आधिपत्य में लेना है। और इसी वजह से इन्होंने अपने पुत्र, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की सत्ता, वास्तविक सत्ता स्थापित की, उनको भेजा। इनके बेटे का नाम था कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज ने क्या किया? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया, सोमवंशियों को अपने क्षेत्र से खदेड़ा और यहाँ पर त्रिपुरियों के प्रतिनिधित्व के रूप में अपना शासन स्थापित किया। सिर्फ एक प्रतीक के रूप में पहले इन्होंने स्थापित किया था, बाद में फिर यहीं पर स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र कलचुरी साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, 950 ईस्वी में इन्होंने सोमवंशियों पर आक्रमण किया और इसी 950 के सोमवंशियों के आक्रमण का पृथ्वीदेव प्रथम के, ठीक है, पृथ्वीदेव अगले कलचुरी जो राजा थे
पृथ्वीदेव प्रथम उनके आमोदा ताम्रपत्र में यह उल्लेख मिलता है। ठीक है, जितने भी राजा हुए उनके साक्ष्य जो है ज्यादातर शिलालेख, ताम्रपत्र या उनके द्वारा की गई, स्थापित की गई कोई भी कला या संस्कृति से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, कलिंग राज ने करीब 990 से लेकर के 1020 ईस्वी तक यहाँ पर रह करके स्वतंत्र रूप से शासन किया और छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का इतिहास इन्हीं के आगमन से शुरू होता है। कलिंग राज ने 990 से लेकर के 1020 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया और इन्होंने दक्षिण के 100 वंशियों को पराजित करके छत्तीसगढ़ में त्रिपुरियों की सत्ता स्थापित की या त्रिपुरी के प्रतिनिधि कलचुरी के रूप में यहाँ पर अपनी सत्ता इन्होंने स्थापित की। कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी तुम्मान को बनाया। जो तुम्मान है वो कोरबा में, प्रेजेंट में कोरबा में स्थित है। ठीक है, तो कलिंग राज ने दक्षिण कौशल के एक जनपद, ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते था, दक्षिण कौशल, है ना। तो इन्होंने दक्षिण कौशल के एक जनपद तुम्मान को अपनी राजधानी बनाई। इसका जो प्रमाण है पृथ्वीदेव प्रथम के आमोदा ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है, तो कलिंग राज यहाँ पर आए और इन्होंने सोमवंशियों को खदेड़ दिया और उसके बाद अपनी सत्ता स्थापित की और इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो चैतुरगढ़ है यहाँ पर इन्होंने महामाया माता का मंदिर बनाया। इनके बारे में एक और जानकारी अलबरूनी से भी मिलती है। अलबरूनी ने अपनी रचना में इनके बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, ये भारत पर आए थे, यहाँ की यात्रा करने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपनी रचना में कलिंग राज का भी उल्लेख किया है। कलिंग राज ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए तुम्मान को राजधानी बनाई और उसके पश्चात ये अपनी सत्ता को बढ़ाते गए। ठीक है, तो कलिंग राज के बारे में केवल इतनी ही जानकारी मिलती है कि ये छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी के प्रतिनिधि के रूप में कलचुरी शासन को स्थापित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कलचुरियों का छत्तीसगढ़ का इतिहास इन्हीं से प्रारंभ होता है और ये संस्थापक थे। कलिंग राज के पश्चात इनके उत्तराधिकारी, या कह सकते हो कि देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, उत्तराधिकारी, बेटा, ये सब छोड़ दो, आप सीधा ये ध्यान रखो कि कलिंग राज के बाद कौन आया। ठीक है, कलिंग राज के बाद आए कमल राज, है ना। कमल राज का जो शासन काल था 1020 से लेकर के 1045 तक चला। इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है, बस इतना ही ज्ञात होता है कि कलिंग राज के पश्चात कमल राज का शासन आया और इनकी भी राजधानी तुम्मान थी, तुम्मान या फिर कोरबा। ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी सत्ता, ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य 1000 से लेकर के 1741 ईस्वी तक चलने वाला इतना बड़ा साम्राज्य छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो राजा हुए उनमें इनका नाम आता है। इसीलिए इनकी कई शाखाएं थी और कई सारी राजधानियां भी ज्ञात होती है। ठीक है, मतलब कलचुरियों की कई सारी राजधानियां भी ज्ञात होती है, जो बहुत सारी है। ठीक है, तो इसके लिए एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया एक कोड है मेरे पास, उसको पहले आप याद कीजिए। वैसे तो कोड मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए कोड अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, ठीक है, तो फिर बहुत दिन तक याद रह सकता है। लेकिन मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोड ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। इतने सारे कोड रहते हैं, मैथ्स के कोड रहेंगे, मैथ्स के ट्रिक्स रहते हैं, ठीक है, और जीएस में भी आप लोग अगर ट्रिक्स लेकर के आ जाओगे तो फिर हो गया, कितना सारा क्या क्या याद करते रहोगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत काम आएगा, है ना।
तो कोड है काका राम तू प्रयाग से तीन बार छू मंतर हुआ। ठीक है, अब खल्लास हो जा। फनी है ये कोड, काफी दिन तक आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें इस कोड में छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी उनकी जितनी भी राजधानियां ज्ञात होती है उसका ये कोड है। और आगे इन कोड्स को यूज कर करके जब आप कौन कौन से राजधानी ट्रांसफर के वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ये कोड जो है ना आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ये कोड मैंने नहीं बनाया है, किसी दूसरे के द्वारा बनाया है। ठीक है, तो देखो इनकी पहली जो एक राजधानी ज्ञात होती है वो है कालिंजर। आपने बहुत बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा होगा कालिंजर का शिलालेख, कालिंजर का शिलालेख। ये कालिंजर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहां पर स्थित है ये। ठीक है, फिर अगला है फिर से का। ठीक है, तो ये है काशी। उसके बाद आता है इनकी एक राजधानी थी रायपुर। ठीक है, रायपुर। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है महिष्मती। ये जो महिष्मती है पॉइंट आउट करते जाते हैं। देखो ये रायपुर हुआ, है ना, महिष्मती यहाँ पर है। और ये कालिंजर काशी जो है वो अब छत्तीसगढ़ के बाहर पॉइंट आउट कर सकते हो। एक तो त्रिपुरी थी। ठीक है, अब देखो कलिंग राज के द्वारा तुंगमान को बनाया गया था। कोरबा में। ठीक है, अगली इनकी राजधानी थी प्रयाग। ठीक है, उसके बाद इनकी अगली राजधानी थी त्रिपुरी। तीन आया मतलब त्रिपुरी है ये, तो ये रहा त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक राजधानी थी इनकी छुरी। छुरी कोस गई। एक राजधानी थी खल्लारी। एक राजधानी थी रतनपुर। छुरी कोस गई, अगेन कोरबा। रतनपुर बिलासपुर। ठीक है, खल्लारी महासमुंद। खल्लारी माता का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। रतनपुर में महामाया देवी का मंदिर है। ठीक है, तो इतने सारी इनकी राजधानियां ज्ञात होती है ना। और ये सभी राजधानियां कलचुरियों की अलग अलग काल की राजधानियां हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड अच्छे से ध्यान करो तो फिर ये राजधानी आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कमल राज जो थे उनका शासनकाल 1045 में खत्म हुआ। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में कमल राज के बाद राजा रत्नदेव का शासन आया और इनका शासनकाल करीब 1045 से 1065 के बीच चलता रहा। राजा रत्नदेव जो थे इनके नाम के और भी राजा हुए, इसी वजह से इन्हें राजा रत्नदेव प्रथम कहा जाता है। राजा रत्नदेव का कार्यकाल 1045 ईस्वी में शुरू हुआ और इन्होंने कोमुमंडल, ठीक है, कोमुमंडल के प्रमुख थे वजुवर्मा। राजा रत्नदेव प्रथम ने कोमुमंडल के प्रमुख जो वजुवर्मा थे, ठीक है, या इन्हें वजु भी इनका नाम कहीं पर
कहीं कहीं पर इनका नाम वज्जुक भी मिलता है, ठीक है। इनकी जो पुत्री थी नला, इनका इनके साथ विवाह हुआ और इसके पश्चात इसके साम्राज्य का थोड़ा सा विस्तार भी हुआ। लेकिन ये जो राजा थे, राजा रत्नदेव प्रथम, ये बहुत प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे और इन्हें इनके स्थापत्य के नाम से ज्यादा जाना जाता है। जैसे कि इन्होंने 1045 में अपनी जो प्रथम राजधानी थी तुम्बान, वहां से 45 किलोमीटर दूर इन्होंने रतनपुर शहर को बसाया और 1050 में इन्होंने इसे राजधानी बना लिया। यहीं पर जाकर के ये बस गए। राजा रत्नदेव प्रथम ने स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन इन्हें इनके कलाओं की वजह से ही ज्यादा जाना जाता है। जैसे कि इन्होंने रतनपुर में अनेक तालाब बनवाए और अनेक उद्यान बनवाए, मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐसे इन्होंने बहुत सारे काम किए जिसकी वजह से ये आज भी जाने जाते हैं। राजा रत्नदेव प्रथम ने ही छत्तीसगढ़ में रतनपुर के जो महामाया मंदिर का जो निर्माण करवाया, उन्हें जागृत शक्तिपीठ में गिना जाता है। जो भारत की जो 52 जागृत शक्तिपीठ है, उसमें रतनपुर की जो महामाया माता का जो मंदिर है, उसे जागृत शक्तिपीठ में गिना जाता है, ठीक है। तो देखिए, राजा रत्नदेव जो थे वो कमल राज के उत्तराधिकारी थे और इसके पश्चात जो जाजल्यदेव थे अगले राजा बने। राजा रत्नदेव की जब मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात ही राजा जो जाजल्यदेव थे उनका शासन आया, जाजल्यदेव प्रथम का शासन आया। लेकिन उन्होंने 1050 में राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। तो इसके पश्चात जो भी राजा आए उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना ली, रतनपुर को बना ली। या राजा रत्नदेव के पश्चात जो राजा जाजल्यदेव आए, जाजल्यदेव प्रथम, उन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को ही बनाई हुई थी। इसके अलावा अगर हम राजा रत्नदेव की बात करते हैं, रत्नदेव प्रथम की बात करते हैं, तो इन्होंने, ठीक है, तुम्बान में जो चैतुरगढ़ की है ना, चैतुरगढ़ की जो महामाया मंदिर थी, वहां पर इन्होंने महिषासुर मर्दिनी का एक प्रतीक स्थापित करवाया था। ठीक है। और इन्होंने स्थापत्य कला का एक और अच्छा उदाहरण दिया जब यहाँ पर इन्होंने द्वार मतलब इस जो तुम्बान का जो मंदिर था, तुम्बान में जो चैतुरगढ़ का जो मंदिर था, वहाँ पे इतना भव्य इन्होंने महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप बनाया कि इनके जो मतलब इनकी जो एक वो होता है एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, देवी का जो जब वो महिषासुर को मारने के लिए गई थी तो उनका जो एक्सप्रेशन होता है, जो भाव होता है, वही भाव जो है कुछ कुछ इन पर भी झलकता था। राजा रत्नदेव के बारे में ऐसा संज्ञा दी जाती थी कि वो महिषासुर मर्दिनी के जैसे स्वरूप की जो थोड़ी सी छवि जो है वो इनके में भी नजर आती थी। ठीक है। अब देखिए, राजा रत्नदेव के पश्चात आए राजा जाजल्यदेव प्रथम। सर्वाधिक प्रतापी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे ये राजा जाजल्यदेव प्रथम। त्रेता युग में मणिपुर कहा जाता था, ठीक है, और उसके पहले सतयुग में भी मणिपुर कहा जाता था। तो सबसे पहले तो थोड़ा उल्टा बता रही हूँ, पहले आया सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग। इसमें क्या कहा जाता था, कैस कीजिए, इसमें कहा जाता था हीरकपुर। ठीक है। तो महाभारत में कहा जाता था मणिपुर, त्रेता युग में भी मणिपुर, सतयुग में भी मणिपुर, द्वापर युग में हीरकपुर और कलयुग में क्या कहते हो, रत्नपुर, या यही बदलते बदलते क्या नाम बदल गया, रतनपुर। ठीक है।
तो जो जाजलदेव थे उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अनेक काम किए, अनेक सिक्के चलाए, ठीक है, और अनेक राजाओं को इन्होंने पराजित भी किया था, उसको भी देखेंगे। इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर नहीं की, इन्होंने रतनपुर को ही अपनी राजधानी बना करके रखा। हाथियों को शिकार करते थे, इन्हें गजर शार्दुल कहा जाता था। इन्होंने सिक्के जारी किए, सिक्कों में इन्होंने श्रीमद जाजल्यदेव नामक मतलब श्रीमद जाजल्यदेव नाम अंकित करवाया था, ठीक है। तो जो राजा जाजल्यदेव थे इन्होंने जब शासन किया उस समय उड़ीसा, यह जो एरिया था उड़ीसा वाला एरिया, यहाँ पे राजा भुजबल का शासन था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, राजा जो भुजबल थे उनको बंदी बनाया या उनको पराजित किया था, ठीक है। और सेम इसी समय जो छिंदक नागवंशी राजा थे जो चक्रकोट या भ्रमरकोट में मतलब निवास करते थे, उनकी राजधानी थी चक्रकोट या चित्रकूट, वहाँ के जो राजा थे सोमेश्वर, उनको जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया और उनको कैद कर लिया था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन है, मैंने जो बोला कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजा छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर को किसने हरा करके कैद किया था। तो जाजल्यदेव प्रथम थे जिन्होंने राजा सोमेश्वर को और राजा भुजबल को, जो उड़ीसा के राजा थे, उनको हरा करके बंदी बना लिया था, ठीक है। अब देखो इन्होंने अपनी सत्ता को और कैसे बढ़ाया, अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया, इन्होंने विवाह भी किया और इन्होंने मतलब अपने जो सेनापति थे, ठीक है, इनके जो बहुत सारे राजा थे, मैंने बताया था कि ये लोग अपने सामंत या अपने जो सेनापति रखते थे, है ना, उन्हीं के द्वारा ये लोग शासन करते थे। इनके सेनापति का नाम था, इनके सामंत का नाम जो था वो क्या था, जगतपाल। तो देखो जो जाजल्यदेव प्रथम थे इन्होंने अपने सेनापति जगतपाल को यह आदेश दिया कि हम चाहिए हमारे शासन के बारे में, हमारी जो वंशावली है उनके बारे में लिखिए करके। तब इनके जो सेनापति जगतपाल थे उन्होंने ही क्या किया, जो रतनपुर के शिलालेख है उसको निर्मित किया और इनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा। इस शिलालेख में इन्होंने विशेष रूप से जाजल्यदेव के द्वारा किए गए जो कार्य थे, जैसे कि इन्होंने रतनपुर में बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया, क्योंकि जनता को क्या जरूरत पड़ती थी, खाने की जरूरत पड़ती थी, नहाने बहाने के लिए, पीने के लिए लोग पहले तालाबों से ही पानी भरा करते थे। तो इन्होंने बहुत सारे तालाब, बाग का निर्माण इन्होंने करवाया था। और सबसे प्रमुख बात ये थी कि इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था और इसी वजह से अपनी जो मुद्रा और अपनी जो सिक्के थे उसमें इन्होंने गजर शार्दुल अंकित करवाया था, श्रीमद जाजल्यदेव अंकित करवाया था और इन्होंने अपनी सत्ता को बढ़ाया। राजा जाजल्यदेव प्रथम जो थे वो सर्वाधिक प्रतापी और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा में से एक थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इतने अधिक समय तक इन्होंने शासन किया। जाजल्यदेव प्रथम ने ही पाली ने पढ़ा है, पाली का शिव मंदिर है ना, इस पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब इसको रिन्यू करवाया था, ठीक है। इस पाली के जो शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने करवाया था, तो जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया था, अपने सेनापति जगतपाल के द्वारा इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था और बाणवंशी राजा विक्रमादित्य किसके द्वारा मारे गए थे, शंकरगढ़ मुक्तितुंग के द्वारा मारे गए थे, जो त्रिपुरी के कलचुरी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था और अपने भाइयों को मंडलाधिपति बना दिया था। तो इसके पश्चात जो राजा हुए है ना, राजा कौन हुए, राजा रत्नदेव द्वितीय हुए, है ना। जाजल्यदेव प्रथम के पश्चात कौन राजा हुए, राजा रत्नदेव द्वितीय। इनका जो शासन काल है वो 1120 से लेकर के 1135 ईस्वी तक चला। ठीक है,
राजा रत्नदेव द्वितीय के बारे में बहुत सारी जानकारी इनके ताम्रपत्रों से मिलती है। इनके बहुत सारे ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अकलतरा से, शिवरी नारायण से, है ना, खरौद से, पारागांव से, सरोखा, इन सभी स्थानों से राजा रत्नदेव द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन इनके इतिहास के बारे में जब देखा जाता है तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि राजा रत्नदेव द्वितीय ने, जो उड़ीसा के गंगवंशी राजा थे, उड़ीसा के गंगवंशी राजा अनंत वर्मन है, इन्होंने इनको पराजित किया था। राजा रत्नदेव द्वितीय ने किसको पराजित किया था? अनंत वर्मन को पराजित किया था। और उसके पश्चात गंगवंशी राजाओं ने त्रिपुरियों की कलचुरियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ पे त्रिपुरी शब्द नहीं आएगा क्योंकि जो राजा जाजल्यदेव थे उन्होंने यहाँ पर त्रिपुरियों की अधीनता को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था और स्वतंत्र कलचुरियों के रूप में यहाँ पे सत्ता स्थापित कर ली थी। तो जो राजा रत्नदेव द्वितीय थे उन्होंने कलचुरियों की जो सत्ता स्थापित की थी, उस कलचुरियों के अनंत वर्मन ने अधीनता स्वीकार की थी। राजा रत्नदेव के बारे में बस यही जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके पश्चात जो राजा हुए, ये सीरीज बिल्कुल ऐसे ही चलता है। राजा रत्नदेव आए, फिर पृथ्वीदेव आए, फिर चांचल्यदेव आए, फिर से रत्नदेव आए, फिर पृथ्वीदेव आए, फिर चांचल्यदेव आए, फिर रत्नदेव तृतीय आए, फिर जगतदेव आए, ठीक है। देखो, राजा रत्नदेव द्वितीय आ गया, अब राजा पृथ्वीदेव द्वितीय आएंगे। ठीक है, तो राजा जो रत्नदेव, जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे, राजा हमारे जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे, उनका जो शासन काल था, सबसे पहले तो 1135 से लेकर के 1135 से लेकर के 1165 ईस्वी तक चलता रहा ना। देखो, इनका जो शासन काल था, आप अप्रॉक्स लगा सकते हो कि कितने साल तक इनका शासनकाल चला होगा। इनका शासनकाल करीब वही 35 साल तक चला, है ना, 30 से 35 साल तक चला। इसी वजह से इनके बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के बारे में जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक अभिलेख इन्हीं के प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है पेपर में कि कलचुरियों के सर्वाधिक अभिलेख किस राजा के प्राप्त हुए हैं, तो वो पृथ्वीदेव द्वितीय थे जिनके सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजा पृथ्वीदेव द्वितीय ने चांदी के, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, चांदी के सबसे छोटे सिक्के जारी किए थे। राजा पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने अभिलेख में, अपने ताम्रपत्रों में बहुत से राजाओं के बारे में उल्लेख किया है। अपने समकालीन राजाओं के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया है और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता भी था, जिसमें मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने कुछ जो क्षेत्र थे विशेष रूप से अपने आधिपत्य में ले लिया था, जैसे कि कंकराय, है ना। कंकराय मतलब ये जो कांकेर वाला एरिया है वो, और ये जो चित्रकूट वाला जो एरिया है ना, कंकराय मतलब कांकेर, है ना, और चित्रकूट या चक्रकोट जो कहा जाता है, उसके बारे में भी ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने इसे भी अपने आधिपत्य में ले लिया था। उसके अलावा एक और जगह के बारे में पता चलता है जिसको वर्तमान में सारंगढ़ कहते हैं, सारंगढ़, या जिसे प्राचीन काल में सरहागढ़ कहते थे, जो रायगढ़ में अभी वर्तमान में स्थित है, यहाँ पर है, ठीक है, सरहागढ़ या सारंगढ़। ये भी इन्हीं के आधिपत्य में था, मतलब इन्होंने इस क्षेत्र को जीता था। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि इन्होंने कुछ क्षेत्रों को विजित करके
अपने सामंतों की सहायता से इन्होंने अपने क्षेत्र को जीता था और अपने साम्राज्य को बहुत अधिक सुदृढ़ कर लिया था। इनके दो सामंतों के बारे में विशेष रूप से जानकारी मिलती है। पहले थे जगतपाल और दूसरे थे ब्रह्मदेव। जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया है। तो राजा पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। इनके पहले जो राजा हुए थे राजा जयदेव प्रथम, उन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और इनके जो दूसरे सामंत थे ब्रह्मदेव, उन्होंने दुर्जरी, है ना, दुर्जरी नामक स्थान पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर था महामाया माता का मंदिर था। राजा रत्नदेव के बारे में ये जो जानकारी है कि इन्होंने सर्वाधिक अभिलेख खुदवाए थे, इनके कार्यकाल के बारे में जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा बनते हैं। राजा पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात इनके उत्तराधिकारी आए, कौन? जाजल्यदेव द्वितीय। ठीक है, तो जो राजा जाजल्यदेव द्वितीय थे, उनका जो कार्यकाल था वो करीब 1165 से शुरू हुआ है ना, और ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1168 तक इनका शासनकाल चलता रहा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हो तो आप जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसको पहले पढ़ो, पहले दिन सिर्फ उसको पढ़ो और पूरा अपना जो अटेंशन है सिर्फ उसी को दो। जब आप मीडवल शुरू करते हो तो मीडवल में कलचुरियों के बाद जो भी राजा हुए उसको एक दिन पढ़ो सिर्फ, ठीक है। नहीं, आप लोग पढ़ो, पहले बाण वंश के बारे में पढ़ो, फिर कांकेर के सोमवंशियों के बारे में पढ़ो, उसके बाद छिंदक नागवंशी राजाओं के बारे में पढ़ो, उसके बाद जो मैंने काकतीय वंश के बारे में बताया है ना, काकतीय वंश और कलचुरी वंश दोनों को पैरेलल पढ़ना, क्योंकि इन दोनों का जो कार्यकाल किस तरीके से इनका प्रशासन चला वो थोड़ा सा मैच होता है और थोड़ा सा क्या होता है, ऐड होता है पैरेलली, क्योंकि उनका शासनकाल चला है। वो लोग तो बहुत समय तक शासन किए है ना, करीब 1961 तक उनका शासन चलता रहा। मतलब 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया तो बस्तर रियासत जो है वो भारत में विलीन हो गई थी। लेकिन अभी मतलब 1966 तक उनका मतलब जो आधिपत्य है वो उसका प्रभाव तो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो अंतिम राजा थे उन्होंने मतलब बहुत कम उम्र के विधायक के रूप में उभर करके आए थे, तो उनका शासन काफ़ी लंबा तक चला था। अच्छा, जो 1740 तक जो कलचुरियों का शासन था वो थोड़ा थोड़ा मैच होता है। उसके पश्चात जो भोसलों का शासन आया है ना, भोसलों का जो शासन है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना। भोसले आए फिर अंग्रेज आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग काकतीय है ना और फिर कलचुरी है ना, मतलब ये राजधानी का नाम ले लीजिए मैं, छुरी या फिर जो कलचुरी थे उनके बारे में पढ़ो। आप कहाँ तक पढ़ोगे उसको? पैरेलली जो रतनपुर के जो कलचुरी थे वहां तक दोनों को पैरेलल लेके चलो, ठीक है। उसके बाद फिर काकतीय और भोसला को साथ में लेकर के चलो, क्योंकि भोसले जो थे उनके अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शासन किया, अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने शासन किया, तो उसको फिर साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। क्योंकि जब बस्तर राज्य का बस्तर जो रियासत थी वो सम्मिलित हो गया, मतलब 1854 में ये सम्मिलित हुआ, ठीक है। तो उस समय से जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास चला वो साथ साथ चला है। तो इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा कि दोनों कालों में, दोनों साम्राज्य में जो जो घटनाएं हुई वो साथ में आपको याद करते बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जाजल्यदेव प्रथम के बारे में।
करीब 1168 में तक इनका शासन चला और इनके बारे में बस यही जानकारी मिलती है कि ये ज़्यादा योग्य नहीं थे और इसी वजह से इनका जो शासन था उन्होंने मतलब ज़्यादा इस्टेब्लिश करके नहीं रख पाए थे। इसी वजह से इनका जो शासन का जो कार्यकाल था बहुत कम समय तक रहा। मतलब एक ही सबसे ये अयोग्य राजा सिद्ध हुए, कलचुरियों के अयोग्य राजा थे। लेकिन इनके बारे में एक और जानकारी मिलती है कि जो त्रिपुरी के कलचुरी थे जयसिंह, उन्होंने इन पर आक्रमण किया था। तो जो राजा जयसिंह थे उन्होंने यहाँ पर आक्रमण तो कर दिया था, लेकिन हालांकि ये अयोग्य राजा थे, राजालदेव द्वितीय अयोग्य राजा थे, लेकिन इन्होंने बहुत डट करके सामना किया और इन्होंने उन्हें पराजित किया, राजा जयसिंह को पराजित कर दिया। अब देखिए राजालदेव प्रथम के पश्चात जो राजा हुए जगतदेव थे, है ना। इनका शासनकाल कब से कब तक चला? 1168 से 1178 तक। ठीक है। जगतदेव के बारे में केवल एक जानकारी मिलती है कि ये गंगवंशी जो राजा थे, गंगवंशी उड़ीसा के, उनके दमन के लिए निकले थे ये। मतलब जो उड़ीसा में इस क्षेत्र में जो गंगवंशी राजा शासन करते थे उनको मारने के लिए, और हो सकता है कि उन लोगों के बीच में ऐसे कोई वजह बन गई होगी जिसकी वजह से इन्हें दमन करने के लिए निकलना पड़ा था। बस यही जानकारी मिलती है जगतदेव के बारे में। ठीक है। इसके पश्चात जो राजा हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो कल्चुरी व्यवस्था थी उसको बहुत अधिक सुदृढ़ बनाया, जिसमें आते हैं रत्नदेव तृतीय। इनका जो शासनकाल था 1178 से लेकर के 1198 ईस्वी तक चला। ठीक है। राजा जो रत्नदेव तृतीय थे वो भी उतने कुछ खास योग्य शासक नहीं थे, लेकिन उनके बारे में एक जानकारी मिलती है कि वो कहीं पर गए थे, मतलब किसी जगह पर ऐसे घूमने के लिए गए थे। ठीक है। तो उनकी मुलाकात हुई गंगाधर राव, उड़ीसा के बहुत प्रसिद्ध ये ब्राह्मण थे, है ना, बहुत विद्वान थे ये इनको अपने साथ ले आए। ठीक है। और गंगाधर राव जो था ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान था और इसे राज्य व्यवस्था के बारे में और कैसे प्रशासन चलना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जब रत्नदेव इनसे मिले तो इनसे बहुत इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए गंगाधर राव को अपने साथ लेकर के आ गए और इसके पश्चात इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत अधिक सुदृढ़ किया और इन्होंने गंगाधर राव के हाथों ही खरौद के जो मंदिर है ना, लाखाचौर मंदिर, उसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। तो देखिए ये जो जीर्णोद्धार वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जलालदेव प्रथम ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किसके थ्रू? अपने सामंत या अपने सेनापति जगतपाल के द्वारा। पृथ्वीदेव द्वितीय आए। ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय आए, इन्होंने अपने सेनापति अपने सामंत जगतपाल के द्वारा, पूरा गलत बोल रही हूं मैं, जलालदेव प्रथम थे, उन्होंने अपने सेनापति के द्वारा पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने सामंत जगतपाल के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसके पश्चात जो राजा हुए राजा रत्नदेव तृतीय, इन्होंने अपने मंत्री या अपने महामाते के द्वारा खरौद के
लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1198 से लेकर के 1225 के बीच का जो शासनकाल था वो राजा प्रतापमल के शासनकाल का समय था और इसी समय राजा प्रतापमल ने स्वतंत्र रूप से यहाँ पे सत्ता स्थापित की और अपने स्वतंत्र रूप से बहुत सारे सिक्के जारी किए, जिसकी वजह से इतिहास में जाने जाते हैं जैसे गोलाकार, चक्राकार और कोणाकार इन्होंने सिक्के जारी किए थे, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंह की आकृति वाले, कटार की आकृति वाले इन्होंने बहुत सारे सिक्के जो है वो जारी किए थे। राजा प्रतापमल के जो 2 सामंत थे उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि इनके जो 2 सामंत थे उनका नाम था जसराज और यशोराज। अब देखिए 1225 से लेकर के 1497 तक का जो काल था उस काल के बारे में कोई जानकारी कलचुरियों के इतिहास से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। राजा प्रतापमल के बाद जो भी राजा हुए या जो भी उनकी वंशावली हुई है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। आंशिक रूप से इनकी जानकारी देवगिरी के जो यादव शासक थे, कौन, सिंघन, ठीक है, देवगिरी के यादव शासक सिंघन, इनके समकालीन एक राजा के बारे में जानकारी मिलती है जो शायद जाजल्यदेव द्वितीय जाजल्यदेव तृतीय रहे होंगे, ऐसी जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो जानकारी है इतनी भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बहारेंद्र शाही के पश्चात प्रतापमल के पश्चात ये राजा आए होंगे, क्योंकि ये जानकारी क्योंकि आंशिक जानकारी है, ठीक है। अब जब प्रतापमल के पश्चात जो अंधकार युग का आगमन हुआ है ना, तो उस समय की जो भी वंशावली है वो कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको कलचुरियों के अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ, प्रतापमल के शासन के पश्चात है ना अंधकार युग की समाप्ति हुई और समाप्ति के पश्चात एक नए राजा के बारे में जानकारी मिलती है जो थे बहारेंद्र शाह। ठीक है, बहारेंद्र शाह के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की। कहाँ ले गई अपनी राजधानी, रतनपुर से ले गए छुरी को गए, कहाँ ले गए, छुरी को गए। छुरी कोसगई में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की, कोसगई माता का मंदिर बनाया, कोषागार बनवाया, ठीक है। तो बहारेंद्र शाही का जो शासन काल था वो अंधकार युग के पश्चात प्रथम राजा के रूप में आया और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें इन्होंने यहाँ की जो राजधानी थी, मतलब कलचुरियों की जो राजधानी थी उसको ट्रांसफर किए और उनके बहुत सारे मतलब कृत्यों में से एक था कि इन्होंने छुरी कोसगई में छुरी कोसगई माता का मंदिर का निर्माण करवाया, छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाई और रतनपुर के सोया जो कलचुरियों के जो राजधानी है उसमें हम छुरी कोसगई को भी पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने बनाया है कि यहाँ पे कोरबा में छुरी कोसगई जो है कलचुरियों की राजधानी है। कलचुरियों की जो प्रमुख विशेषता ये थी कि वो लोग स्थापत्य कला में बहुत अच्छा उदाहरण देकर के गए हैं जो अभी भी विद्यमान है। जैसे कि हम कलचुरी के इतिहास में पूरा पढ़ते आ रहे हैं कि इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण कराया, अभिलेखों का निर्माण करवाया। इन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया, यही वजह थी कि इनके इतने सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए बहारेंद्र शाह जो थे वो भी एक पराक्रमी और एक शक्तिशाली राजा थे, है ना, और इसी वजह से इनके 2 अभिलेख हैं जिनके बारे में
इनके 2 अभिलेख है जिनसे इनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। तो इनका जो पहला अभिलेख है वो रतनपुर से प्राप्त हुआ है, जो कि इनकी पुरानी राजधानी रतनपुर से थी और रतनपुर को ट्रांसफर करके छुरीकोट के लेकर आए थे। तो एक जो शिलालेख है या एक जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? रतनपुर से, और दूसरा प्राप्त हुआ छुरीकोट के से। ठीक है, इनके 2 अभिलेख है। पहला जो है वो कहाँ से मिला है? छुरीकोट से, और दूसरा मिला है रतनपुर से। बहारेंद्र साय के पश्चात जो राजा हुए, अगले जो कलचुरी थे वो थे राजा कल्याण साय। कल्याण साय को भी इतिहास में जाना जाता है, भारत के इतिहास में भी इन्हें जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का तो इतिहास है ही, है ना, लेकिन कल्याण साय को भारत के इतिहास में भी जाना जाता है क्योंकि कल्याण साय जो थे वो मुगलों के समकालीन थे। मुगलों ने या बोल सकते हैं जहांगीर के समकालीन थे। ये दिल्ली गए थे, वहां पर 8 साल तक रह करके आए और उनकी जो भी कामकाज करने का जो भी इनका तरीका था, है ना, जिस हिसाब से जो मुगल थे वो उस राज व्यवस्था को चलाते थे, वो सभी सीख करके आए थे। और इसी वजह से इन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में देशबली प्रस्तुत किया था। इनके एक प्रिय मित्र के रूप में, है ना, कल्याण साय के जो प्रिय मित्र थे जिन्हें कहा जाता था गोपाल राय मल्ल, जो बहुत आसानी से कोई भी जानवर को मार देते थे, लेकिन उसमें ये शेर को मारने में बहुत एक्सपर्ट थे। इसी वजह से उनको उपाधि दी गई थी मल्ल की। मल्ल विद्या में बहुत निपुण थे, उनका नाम था गोपाल राय मल्ल। ये जो गोपाल राय मल्ल थे ये कल्याण शाही के ही शासनकाल में आए थे और हालांकि उनकी बहुत समय में बहुत जल्दी से मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका जो टॉपिक है, मतलब गोपाल राय मल्ल के बारे में जो भी जानकारी है उसे छत्तीसगढ़ में, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सम्मिलित भी किया गया है और ये बहुत प्रतापी राजा थे। कल्याण शाह ने जो देशभक्ति प्रस्तुत किया था उसी के आधार पर जो हमारे वो हुए थे, मतलब अंग्रेज अधिकारी थे, हमारे जो अंग्रेज अधिकारी थे चिस्म, इन्होंने छत्तीसगढ़ को गढ़ों में बांटा था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी चिस्म ने छत्तीसगढ़ को गढ़ों में विभाजित किया था। कौन कौन से गढ़ कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हम एक बहुत मैप बनाएंगे अच्छा सा, फिर उसके बाद उसको ध्यान देंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, तो देखो जो चिस्म था उसने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में बांटा, किसके आधार पर? इसकी देशभक्ति के आधार पर, कल्याण साय की देशभक्ति के आधार पर। कल्याण साय के शासन काल में ही एक महत्वपूर्ण मतलब घटना हुई, या घटना नहीं बोलना चाहिए, कृति हुई, एक रचना हुई। एक रचनाकार थे बाबू रेवाराम। रेवाराम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, बाबू रेवाराम, जिनकी पांडुलिपियों से वर्तमान की जो प्रमुख लोक गाथा पंडवानी पढ़ी जाती है, जो बाबू रेवाराम ने लिखी है। बाबू रेवाराम का उल्लेख जो है पांडुलिपि, उसमें राजा कल्याण साय के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें इनका मतलब वर्णन किया गया है। एक्चुअली में कल्याण साय का वर्णन किया गया क्योंकि बाबू रेवाराम जो थे इन्हें आश्रय प्रदान किया हुआ था। बाबू रेवाराम को कल्याण साय ने आश्रय प्रदान किया हुआ था। और बाबू रेवाराम जो थे बहुत अच्छे रचनाकार या साहित्यकार थे। और जैसे मैंने बताया पहले कि राजा लोग क्या करते थे, मनोरंजन के लिए साहित्यकारों को, संगीतज्ञों को, हास्य कलाकारों को, है ना, क्या करते थे, संरक्षण प्रदान करते थे, उनका भरण पोषण करते थे और मनोरंजन के लिए उनसे मतलब बहुत सारी क्रियाएं करवाते थे, नृत्य, गीत, संगीत, ये सभी चीजें उनसे करवाते थे और आनंद उठाते थे।
तो उसमें से एक बाबू रेवाराम, तो रेवाराम की जो पांडुलिपि है वो आज भी प्रचलित है, उसी पर पांडवानी का गायन किया जाता है। और जो बाबू रेवाराम थे इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था, इसी समय इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखो कल्याण साय के पश्चात उनके पुत्र आए लक्ष्मण साय। ये किसके समकालीन थे? देखो कल्याण साय के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा हमने, लेकिन कल्याण साय के पश्चात उनके बेटे जो है लक्ष्मण साय आए, और लक्ष्मण साय के द्वारा एक्चुअली में देश बही प्रस्तुत किया गया था। प्रथम देश बही या देश में जो भी कर वर थे, कर लगते थे, उन सभी के बारे में लेखा जोखा जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन मैंने बताया कि देश बही इन्होंने प्रस्तुत किया था, एक्चुअली में जो कल्याण साय थे उन्होंने जमाबंदी प्रस्तुत किया था, जमाबंदी। और ये जो जमाबंदी है इसी के अनुसार जिस्म ने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ों में विभाजित किया था। लक्ष्मण साय जो थे वो कल्याण साय के पुत्र थे और इन्होंने आगे यहाँ पर शासन स्थापित किया, और लक्ष्मण साय जो थे वो भी जहांगीर के समकालीन थे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कल्याण साय जहांगीर के समकालीन थे कि अकबर के समकालीन थे, लेकिन ऐसी ज्यादा जानकारी ये मिलती है कि ये जहांगीर के दोनों समकालीन थे। लक्ष्मण साय के बारे में एक और जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने किले में जगन्नाथ का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, अब देखो जो लक्ष्मण साय थे उन्होंने देश बही प्रस्तुत किया, देश में करों का जो लेखा जोखा था उसको प्रस्तुत किया, और इनका जो शासन काल था वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। ठीक है, इसके पश्चात तो जो भी राजा है ना, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सत्ता को थोड़ा सा बदला और एक तालुकदारी प्रथा, ठीक है, तालुकदारी प्रथा यहाँ पे शुरू हुई थी। तो सर्वप्रथम लक्ष्मण साय ने तालुकदारों की सूची दी थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ था, जो कलचुनियों की जो शासन व्यवस्था थी वो चेंज होने लगी थी। वो लोग अपने जो भी प्रशासन में जो भी परिवर्तन करते थे उसे अलग अलग नाम देने लगे थे। गढ़ व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी, और गढ़ जो थे वो किस में बटे हुए थे, 12 में बटे हुए थे, 12 गांव में बटे होते थे। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की, जैसे कि अभी वर्तमान में ग्राम होती है ना, वैसे ही कलचुनियों के शासनकाल में ग्राम ही सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव का जो प्रमुख था वो गौटिया कहलाता था, 12 का जो प्रमुख रहता था वो दाऊ कहलाता था, और गढ़ का जो प्रमुख रहता था वो दीवान कहलाता था। ये शब्द आपको बहुत सुने सुने से लग रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी भी उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए लक्ष्मण साय के पश्चात जो राजा हुए थे वो है तखत सिंह। करीब 17वीं शताब्दी तक ये गद्दी में बैठे है ना, और इनके बारे में केवल ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने वर्तमान जो बिलासपुर में तखतपुर शहर है उसकी स्थापना की थी, है ना। ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों के संरक्षक थे और औरंगजेब के समकालीन थे। इसके पश्चात जो राजा आए, ठीक है, राजा राज सिंह, इनका शासनकाल 1746 में शुरू हुआ। ये छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध कवि राजा में से एक है, और इनके जो प्रमुख जो कवि थे या साहित्यकार थे ना, गोपाल मिश्र, वो ज्यादा प्रसिद्ध है। गोपाल मिश्र की जो रचना है खूब तमाशा, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी साहित्य में गोपाल मिश्र ने ही छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का नाम दिया, जो राजसिंह, राजा राजसिंह के राजाश्रय के एक कवि थे, एक महान कवि थे, और इनकी जो रचना है अभी भी बहुत प्रसिद्ध होती है, बहुत अभी भी इनकी रचनाओं की बहुत सारी जो पंक्तियां हैं वो यूज की जाती है। ठीक है, तो जो गोपाल मिश्र उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन किया जा चुका है कि इनकी रचना कौन कौन सी है। इनकी जो रचना है जैसे खूब तमाशा, जामिनी, अश्वघोष, सुदामा, चरित्र, ये सभी हैं। ठीक है, और कल्याण साय के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो मतलब
गोपाल मिश्र जो है वो किसके शासनकाल में है, या राजा जो राज सिंह है ना उनके शासनकाल के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। थोड़ा सा ज्यादा वही बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली टर्म्स जो है वो अलग अलग घुमा करके भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। जैसे कि आपको क्या नहीं है या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो सही टाइम पे सोच नहीं पाता है। एग्जाम में हालत यही रहती है, पढ़ना इतना सरल रहता है और फिर क्या क्वेश्चंस में भी इतना ज्यादा चेंजेस किया जाता है। इसी वजह से सब टाइप से पढ़ो, आप लोग हर चीज को पढ़ो, घुमा फिरा के पढ़ो, क्या है क्या नहीं है, सब टाइप का ट्रिक लगाओ, ठीक है। तो देखो, जो आपके राज सिंह थे उसके पश्चात जो राजा है वो थे सरदार सिंह। इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, बस इन्हें एक नाम मात्र के राजा के रूप में कलचुरियों की गद्दी पर बैठा दिया गया था। और चूंकि इस समय जो राजधानी थी, मैंने बताया था कि जो राजधानी थी इसकी बदल चुकी थी। ये लोग क्या किए, रतनपुर को अपनी राजधानी पुनः बना लिए थे और वहां पर ये लोग शासन करने लगे थे, ठीक है। तो जो सरदार सिंह थे वो एक अयोग्य राजा साबित हुए। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया ही नहीं, लेकिन कुछ और राजा हुए इसके बाद के जिनके बारे में काफी जानकारी मिलती है। लेकिन एक बात देखने को मिली, इनके इतिहास से एक बात पता चला कि बाद के जितने भी कलचुरी राजा थे वो ज्यादातर अयोग्य साबित हुए और इसी वजह से ये जो राजवंश था, इतना भव्य, इतना 800 साल तक चलने वाला जो राजवंश था, एक झटके में समाप्त हो गया। जो राजा सरदार सिंह थे, यहाँ से इनके जो अयोग्य शासक है वो आते गए और फिर ये लोग स्टेबल नहीं रह पाए। मतलब इनकी जो सेना थी वो स्टेबल नहीं थी, इनका जो प्रशासन का जो तरीका था वो भी हिल गया था। बहुत सारी इनमें मतलब प्रशासन को चलाने की बहुत सारी कमियां आने लगी थी। इसी वजह से ये जो राजवंश था वो समाप्त हो गया। अच्छा, इनके जो उत्तराधिकारी होते गए वो भी अयोग्य साबित होते गए, ठीक है। जैसे कि इसके बाद के जो राजा थे वो काफी उम्र के थे, मतलब काफी लंबे समय तक शासन करते रहे, लेकिन एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। कुछ के बच्चों की मृत्यु हो गई, तो फिर उनका शासन प्रशासन क्या होने लगा, छिन्न होने लगा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ जो घटनाएं थी, यही कलचुरियों के समाप्ति का कारण बना। इनकी जो शाखा है वो बंटने लगी थी। एक शाखा जो है वो रायपुर चली गई थी, एक शाखा तो रतनपुर में रहती थी, लेकिन रायपुर शाखा भी बन गई, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो शक्ति था, शक्तियों का इनका क्या होगा, विभाजन हो गया था। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो राजा राज सिंह थे, है ना, उनके शासनकाल में गोपाल मिश्र आए। गोपाल मिश्र की जो रचना थी खूब तमाशा थी। इन्होंने क्या किया, राज सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, तो इन्होंने अपने एक उत्तराधिकारी के रूप में मोहन सिंह, जो रायपुर के कलचुरी थे, इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गए, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बोला कि मेरे बाद मोहन सिंह ही अगले राजा के रूप में पदभार संभालेंगे। रतनपुर का जो कलचुरी शाखा है उसके बाद मोहन सिंह ही आएंगे, ऐसा इन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया। लेकिन हुआ ये कि इनका जो तबियत था, मतलब ये बहुत बीमार थे, इनकी मृत्यु होने वाली थी। तो इस समय मोहन सिंह जो था वो शिकार पर गया हुआ था। तो उस स्थिति में इन्होंने अपने जो चाचा थे सरदार सिंह, उनको राजा बना दिया, है ना। क्योंकि उत्तराधिकारी घोषित किए थे मोहन सिंह को, लेकिन राजा किसे बना दिया इन्होंने, सरदार सिंह को। इससे क्या हो गया, मोहन सिंह जो है बहुत गुस्से में आ गया और इसी वजह से इसने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये कलचुरियों को नहीं छोड़ेगा, रतनपुर के कलचुरियों का नाश करके रहेगा। सरदार सिंह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिलती है कि इनका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है। सरदार सिंह राज सिंह का चाचा था और इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए इसने अपने भाई रघुनाथ सिंह को क्या करके राजा नियुक्त करके ये भी ऊपर स्वर्ग से डाल दिया, ठीक है। तो जब रघुनाथ सिंह ने देखा कि मतलब जो मोहन सिंह है वो बहुत चिढ़ते हैं और वो रतनपुर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि उन्हें परास्त किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बड़ी उम्र में, करीब 64-65 साल के थे तब ये राजा बने हुए थे, है ना। इनके पास उतनी शक्ति नहीं थी, इनके भी कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। मोहन सिंह ने षड्यंत्र रचा भोसलों के साथ मिलकर के,
भोसले या मराठा बोल सकते हैं, है ना। इनके साथ मिल करके ये क्या किए, मोहन सिंह गुस्से में थे। उसके बाद ये सीधा रतनपुर से चले गए नागपुर की ओर, जहाँ पे भोसलों की राजधानी थी, और वहां से भोसला सेना को लेकर के आए और युद्ध लड़े, और जिसमें रघुनाथ सिंह की मृत्यु हो गई, है ना। उसके बाद जो राजा बने मोहन सिंह थे। मोहन सिंह प्रत्यक्ष रूप से भोसला प्रतिनिधि के रूप में अंतिम कलचुरी कहे जाते हैं। तो अंतिम कलचुरी अगर बोलेंगे तो आते हैं रघुनाथ सिंह, लेकिन अगर भोसलों के प्रतिनिधियों के रूप में अंतिम कलचुरी कहे जाते हैं वो है मोहन सिंह, ठीक है। तो मोहन सिंह का क्या बना, भोसला प्रतिनिधि, प्रथम भोसला प्रतिनिधि कलचुरी या अंतिम कलचुरी। इस रघुनाथ सिंह के बारे में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अंतिम कलचुरी कौन थे, लेकिन 1741 में कौन था जिसने मोहन सिंह के साथ, मतलब कौन व्यक्ति थे, कौन से शासक थे जिन्होंने मोहन सिंह के साथ मिलकर के 1741 में रघुनाथ सिंह के शासन काल में आक्रमण किया था। तो वो थे भोसला सेनापति भास्कर प्रण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया था। वो भास्कर प्रण थे जिन्होंने स्पेशली डेट भी मेंशन किया जाता है, 1741 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण किया और रघुनाथ सिंह को इन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। उसके बाद इन्होंने मोहन सिंह को गद्दी पर बिठाया और ये भोसला प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगे। अब हम कलचुरियों की जो व्यवस्था थी, इनके प्रशासन की व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ते हैं।